नमस्कार भाइयों, राममान एकेडमी के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। भाइयों, आज हम एक टॉपिक ले रहे हैं जीके का मिक्स टॉपिक। तो आज का टॉपिक है जीके और मिक्स रूप में है भाई। इससे पहले जो हम बताना चाहते हैं, एक चीज़ क्लियर कर दें कि हमने पिछली वीडियो में बताया कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं। तो बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स आए कि भैया अब हमारी ऑनलाइन क्लासेज का क्या होगा, यूट्यूब पर आप आएंगे या नहीं आएंगे। तो देखिए भाई, उसमें मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डेली लाएं। मतलब एक वीडियो कोशिश रहेगी कि एक वीडियो कम से कम डेली आए, लेकिन हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। गारंटी तो नहीं दे सकते, वो उस पर डिपेंड करेगा कि हमारे पास टाइम का क्या शेड्यूल बन पाएगा। ठीक है, लेकिन हम कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे कि भाई आपके लिए वीडियो ज़रूर प्रोवाइड कराएं। ठीक है भाई, तो उस पर कमेंट करने का कोई औचित्य नहीं रहेगा आगे से। इतने सारे कमेंट्स के मैं जवाब भी नहीं दे सकता था। तो बस ये है कि मेरी कोशिश रहेगी, मैं अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करूँगा कि आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराई जाए। ठीक है, और बाकी ऑफलाइन क्लास के बाद मुझे कितना टाइम मिलता है या जैसे भी सिस्टम बनता है वो डिपेंड करेगा 15 तारीख के बाद ही। ठीक है भैया, तो आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जीके का मिक्स टॉपिक। अब जब हम जीके का मिक्स टॉपिक लेते हैं तो भाई हम सभी सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ उठाते हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं साइंस की चीज़ें उठाकर। थोड़ी सी देखिए, आज हम टॉपिक नहीं पकड़ेंगे, पॉइंट पकड़ेंगे भाई। तो देखिए, पहला पॉइंट एक आता है क्रायोजेनिक। एक शब्द है क्रायोजेनिक। तो भाई जब भी क्रायोजेनिक शब्द आए तो इसका मतलब है लो टेम्परेचर, निम्न ताप। बस याद रखना, क्रायोजेनिक जो निम्न ताप से जुड़ा हुआ है। पहला सवाल बनता है कि भैया क्रायोजेनिक्स में किसका अध्ययन होता है? निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों का अध्ययन होता है। पहला सवाल बनता है क्रायोजेनिक्स में किसका अध्ययन होता है? तो निम्न ताप पर। ठीक है, दूसरा बनता है कि ऐसे इंजन जो अत्यधिक निम्न ताप पर काम करते हैं उनको क्रायोजेनिक इंजन बोलते हैं। ठीक है, तो क्रायोजेनिक्स पूछे सब्जेक्ट के रूप में तो निम्न ताप पर वस्तुओं का अध्ययन क्रायोजेनिक्स में होता है। क्रायोजेनिक इंजन ऐसे इंजन होते हैं जो बहुत ज़्यादा निम्न ताप पर यानी लो टेम्परेचर पर भी काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, उदाहरण क्या कहते हैं, एग्जाम्पल क्या है कि देखिए ये जो रॉकेट वगैरह होते हैं, तो जब ये इनको हम ऊपर की तरफ छोड़ते हैं, अंतरिक्ष में छोड़ते हैं, तो ये टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर में भी काम करते हैं भाई। जहाँ माइनस टेम्परेचर होता है वहाँ भी ये इंजन काम करते हैं। तो इनमें क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग रॉकेट में होता है, याद रखना। तो क्रायोजेनिक हो गया निम्न ताप। जब हमने बताया क्रायोजेनिक इंजन निम्न ताप पर काम करने वाले इंजन, अब ऐसे ही एक और आता है, एक विमान की खासियत होती है स्टील्थ विमान। ठीक है, स्टील्थ विमान। अब विमान की जगह कुछ और भी हो सकता है। तो स्टील्थ क्या होता है? स्टील्थ वो होता है जो कि रडार को धोखा देने में सक्षम हो। ठीक है, ऐसे विमान जो रडार की पकड़ में ना आए या जो रडार को धोखा दे सकते हैं वो स्टील्थ विमान कहलाते हैं। ऐसा जलयान जो रडार को धोखा दे दे वो भी स्टील्थ जलयान है, स्टील्थ शिप है। ठीक है, ऐसे ही मान लिया कोई मिसाइल है जो रडार की पकड़ में नहीं आ रही, वो भी स्टील्थ है। तो स्टील्थ में कुछ भी हो सकता है, जो रडार को धोखा देने में सक्षम है वो स्टील्थ है भाई। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा भाई आपका। तो स्टील्थ मतलब रडार को धोखा देना, और क्रायोजेनिक मतलब लो टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पर, नेगेटिव टेम्परेचर की बात चलती है तो वो क्रायोजेनिक्स होता है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब जब हम बात रडार की करते हैं तो रडार को के बारे में बताते हैं। रडार, रडार का मतलब होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार का मतलब है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो रडार जो होता है ये रेडियो तरंगे छोड़ता है। कैसी रेडियो तरंगे? कैसी तरंगे भैया? रेडियो तरंगे छोड़ता है रडार। इसके द्वारा ये रडार रेडियो तरंगे छोड़कर किसी भी हवाई जहाज की ऊंचाई, गति और दिशा का पता लगाता है। यानी अगर हमें अपने बॉर्डर पर एक रडार लगा दिया तो उसकी वजह द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि दुश्मन का जहाज हमारी तरफ तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो रडार का मतलब होता है वायुयान की गति, दिशा आदि का पता लगाना।
कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, किस दिशा की तरफ जा रहा है, ये रडार के माध्यम से ही पता चलता है भाई। और जो रडार को धोखा देने में सक्षम होते हैं वो स्टील्थ विमान होते हैं, ठीक है। और रेडियो तरंगे छोड़ता, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसकी फुल फॉर्म होती है। और भारत का एक बहुत प्रसिद्ध रडार है इंद्र, जो हम श्रीलंका को भी एक्सपोर्ट करते हैं। इंद्र जो है भारतीय रक्षा बेड़े में रडार का नाम है, ये भी आप याद रखेंगे भैया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। एक और देखिए, 3 चीजें होती हैं जो हमें कंफ्यूज करती हैं, ध्यान से सुनना। एक आता है ओजोन परत। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली जो गैस होती है, ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाली गैस होती है CFC, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन को नुकसान पहुंचाती है। दूसरा, मोटर कार जो होती है, मोटर गाड़ी जो होती है, इनके धुएं से जो निकलती है वो निकलती है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। और तीसरा, ग्लोबल वार्मिंग यानी भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस है वो है CO2। देखिए, इनके डिटेल में जाएंगे जब भी हम पर्यावरण से जुड़ा हुआ टॉपिक उठाएंगे, तो इन सभी की डिटेल्स में जाएंगे। लेकिन आपको बस इनको क्लियर करना है कि ये कंफ्यूज ना कर दे आपको। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस है CFC, ठीक है। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC निकलती कहां से है? CFC फ्रिज, AC आदि से निकलती है। फ्रिज और AC जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें CFC निकलती है, ठीक है। CFC जो होती है वो किसको? ओजोन को नुकसान पहुंचाती है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। और ओजोन परत हमारे लिए फायदेमंद इसलिए है कि ओजोन जो परत है ये पराबैंगनी किरणों को रोकती है। कैसी किरण? पराबैंगनी। पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है ओजोन परत। अगर अल्ट्रावायलेट सूर्य से आती है किरणें, अगर ये पृथ्वी पर आ जाएंगी तो हमें जो है त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर होने का भी चांस बनता है। तो ऐसी हानिकारक किरणों को रोकती है ओजोन परत। और ओजोन को नुकसान पहुंचाती है CFC, AC और फ्रिज से निकलती है। गाड़ियों के धुएं से प्रदूषक गैस निकलती है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। CFC ओजोन से जुड़ी हुई है, फ्रिज AC से जुड़ी हुई है। लेकिन CFC का मतलब गाड़ियों से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि गाड़ी में अगर हम AC यूज कर रहे हैं तो CFC भी आएगी सर। ग्लोबल वार्मिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड गाड़ियों के धुएं से निकलती है। ये जहरीली गैस होती है। जहरीली गैस क्यों मानते हैं इसको समझिए, नुकसानदायक गैस क्यों है। अगर ये हमारे शरीर के अंदर चली जाए, मनुष्य के शरीर के अंदर जाने पर ये जो है उसकी श्वसन शक्ति को समाप्त कर देती है। अब ये कहेंगे श्वसन शक्ति कैसे खत्म होती है, तो उसमें भी अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, तो एक सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। लेकिन आप देखिए कि जब हम श्वसन करते हैं तो उसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो जो ऑक्सीजन है उसका वाहक कौन होता है? रक्त होता है, हीमोग्लोबिन। तो जो रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता है उसको समाप्त कर देती है। अगर हमारे शरीर में CO पहुंच जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंच जाए, तो ये हीमोग्लोबिन जो हमारी ऑक्सीजन को ले जाता है तो उसको ऑक्सीजन ले जाने नहीं देती। हमारे शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, और जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो दम घुटने से इंसान की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है CO2। CO2 ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कैसे है? क्योंकि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव में मुख्य भूमिका निभाती है, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इन तीनों चीजों को मिक्स मत कर देना। ओजोन परत में CFC आएगी, मोटर कार में कार्बन मोनोऑक्साइड आएगी, ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस में CO2 आएगी। अब इसमें CO2 है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जल वाष्प है, बादल है, ये सारी चीज आ रही हैं। लेकिन मैं एक ऊपर से ओवरव्यू बता रहा हूं, जहां आप कंफ्यूज होते हैं सिर्फ उसको उठाया मैंने, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। आगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है भाई कि ऐसा समुद्र बताइए जिसकी तटरेखा नहीं होती, बिना तटरेखा वाला समुद्र। बिना तटरेखा वाला समुद्र है सारगेसो सागर।
ठीक है, सारगैसो सागर ऐसा है जिसकी कोई तटरेखा नहीं होती। पहला सवाल ये बनता है भाई। अब ये बात आती है कि सारगैसो सागर है कहाँ। ये जो है ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। सारगैसम नाम की एक वनस्पति होती है, सारगैसम नाम की एक वनस्पति होती है, उसी की वजह से इसे सारगैसो सागर बोला जाता है। और ये अटलांटिक महासागर में है, ये बिना तटरेखा वाला होता है। तो यहाँ दो सवाल बनते हैं, कौन सा समुद्र बिना तटरेखा वाला होता है? सारगैसो सागर। और सारगैसो सागर किसका अंदर है? अटलांटिक महासागर के। अटलांटिक महासागर सीमा वाला है, तटरेखा वाला है, लेकिन सारगैसो सागर बिना तटरेखा वाला है। ये अटलांटिक महासागर के अंदर का एक भाग है, याद रखना भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और देखिए, एक सवाल और आता है कि एटॉल किसे कहते हैं? एटॉल, एटॉल किसे बोलते हैं भाई? देखिए, अगर इस तरह की अर्ध सर्किल के, हाफ सर्किल के रूप में हो या हाफ से थोड़ा ज्यादा हो, ठीक है, अगर हाफ सर्किल हो या हाफ सर्किल से थोड़ा सा ज्यादा हो, अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार आकृति जो मूंगे से बनती है, मूंगा यानी कोरल, कोरल या मूंगे से बनने वाली अर्धवृत्ताकार आकृति को एटॉल कहते हैं भाई। ठीक है, एटॉल किसे कहते हैं? कोरल या मूंगा, इंग्लिश में कोरल, हिंदी में मूंगा। मूंगे की चट्टान, जैसे ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया की है तो वो मूंगे की चट्टान है। तो मूंगे की चट्टान अगर इस रूप में आएगी तो इसे क्या कहेंगे भैया? एटॉल कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल ले लेते हैं ज्योग्राफी से ही। तो ज्योग्राफी में जो आता है कि, हाँ जी, अगर हम बात करें पृथ्वी की, पृथ्वी घूम रही है, ठीक है, पृथ्वी घूम रही है। ये सवाल मैं पहले भी बता चुका हूं लेकिन फिर से बता रहे हैं। पृथ्वी घूम रही है तो एक चक्कर पूरा करती है लगभग 24 घंटे में। ठीक है, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, तो 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे में। ठीक है, 24 घंटे को हम कहेंगे बराबर 24 गुना 60 मिनट में। 360 डिग्री घूमने में से 24 गुना 60 मिनट लगते हैं, तो 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा? तो 24 गुना 60 बटे 360 मिनट। ये पहले बता चुके हैं हम भाई। 60 से कितनी बार कटा? 6 बार। ठीक है, 4 मिनट। तो पृथ्वी जो है 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट समय का मतलब समय लेती है, लगभग में है वो। तो 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता? 4 मिनट का समय लगता भैया। ये पहले भी बता चुके हैं, एक टेस्ट में भी मैं पूछ चुका हूं इसको। आगे बढ़ते हैं भाई। पृथ्वी का जो व्यास है 12,756 किलोमीटर। ठीक है, 12,756 किलोमीटर है। और पृथ्वी की जो त्रिज्या है, इसकी हाफ कर देंगे, इसकी हाफ करेंगे तो लगभग 6,328, मतलब 388 के करीब आ रही है। 6,350 मान लीजिए, लगभग में याद रखना है। ठीक है, 12,756 किलोमीटर व्यास है, इसका हाफ कर देना, पूरा हाफ कर देना, लेकिन लगभग इतना याद रखिए। ये तो बहुत सारे भाई जानते हैं, रेडियस और क्या बोलते हैं, डायमीटर, डी और आर हो गया। लेकिन भैया जी एक चीज और ध्यान रखना, परिधि। परिधि यानी कि जो सर्कमफेरेंस होती है, यानी कि पूरा एक चक्कर होता है, वो है लगभग 40,000 किलोमीटर। ठीक है, बहुत सारे भाई इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ये तो सभी याद कर लेते हैं। पृथ्वी की परिधि है 40,000 किलोमीटर लगभग। ठीक है, अब जो 40,000 किलोमीटर पृथ्वी की परिधि है, इसका मतलब ये है कि आप जो है पृथ्वी पर किधर से भी पूरा एक राउंड लेंगे तो मैक्सिमम 40,000 किलोमीटर चलेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 किलोमीटर चलेंगे पूरा एक राउंड लेने में, वो भी तब जब आप भूमध्य रेखा से या बिल्कुल सेंटर से जा रहे हैं तो। ठीक है, लेकिन अगर आप साइड से जा रहे हैं तो इससे कम चल सकते हैं। इसका मतलब ये भी है कि पृथ्वी का कोई भी स्थान आपसे 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं है।
पृथ्वी का कोई भी स्थान, अगर आप सीधी दूरी चलेंगे तो पृथ्वी का कोई भी स्थान 20,000 किलोमीटर से दूर नहीं हो सकता, क्योंकि 40,000 किलोमीटर का पूरा एक चक्कर है। तो आप दूसरी साइड चलकर, मान लिया कोई स्थान आपको, अगर आप पश्चिम की तरफ जा रहे हैं और कोई स्थान 25,000 किलोमीटर पड़ रहा है, तो आप पूर्व से जाएंगे तो 15 पड़ जाएगा भाई। आप उत्तर से जा रहे हैं, कोई स्थान 22,000 चल रहा है, दक्षिण की तरफ चलना शुरू करेंगे तो कितना पड़ेगा? 18,000 किलोमीटर पड़ेगा। तो कोई भी स्थान 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं हो सकता है, ये भी ध्यान रखना। तो एक सवाल बहुत अच्छा बन सकता है कि पृथ्वी का कोई भी स्थान किसी दूसरे स्थान से अधिकतम कितनी दूर हो सकता है? पृथ्वी का ए स्थान और बी स्थान की दूरी, सवाल किस तरह से बनेगा ये ध्यान से सुनना। ये थोड़े से लीक से हटकर सवाल होते हैं और एग्जामिनर का जब दिमाग इनमें काम करता तो इस तरह के सवाल बन जाते हैं। पृथ्वी का एक स्थान है ए और एक स्थान है बी, इनके बीच अधिकतम कितनी दूरी हो सकती है? एक स्थान ए है, एक स्थान बी है, इन दोनों स्थानों के बीच अधिकतम कितनी दूरी हो सकती है? सीधी दूरी, सीधी, ऐसे नहीं कि घूम फिर कर जा रहे हैं, सीधी दूरी कितनी हो सकती है? ऑप्शन रख दिया, 15,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, 25,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा भैया? 20,000 किलोमीटर आएगा। वो ऐसा नहीं रखेगा 20,100, क्योंकि वो जो हम 40,000 ले रहे हैं वो लगभग में ले रहे हैं भैया। ठीक है, वो ऐसा नहीं रखेगा 20,100, 19,995, ऐसा नहीं रखेगा, वो लगभग लगभग की बात चल रही है। तो लगभग जो 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर कोई स्थान नहीं हो सकता। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब एक इतिहास में उठा लेते हैं। तो इतिहास में एक वंश हुआ है, एक साम्राज्य हुआ है, विजयनगर साम्राज्य। जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। तो विजयनगर साम्राज्य में भैया 4 वंश हुए हैं। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश हुए हैं। पहला जो वंश था वो था संगम वंश, इनको प्लीज क्रम में याद रखना। दूसरा वंश शालू वंश, तीसरा वंश तुलु वंश और चौथा वंश मैं यहीं पर डायरेक्ट लिख रहा हूं, अरावीडु वंश। अरावीडु वंश। तो विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश हुए हैं, संगम वंश, शालू वंश, तुलु वंश, अरावीडु वंश। हरिहर और बुक्का इस वंश के थे और तुलु वंश के थे राजा कृष्णदेव राय। ठीक है, तो अभी हमारा इतिहास नहीं चल रहा, बस आपको ये टॉपिक याद रखना है कि विजयनगर साम्राज्य 4 वंशों का क्रम जरूर याद रखना भैया। इसमें हरिहर और बुक्का ने स्थापना की थी और जो इसके सबसे प्रतापी शासक थे राजा कृष्णदेव राय, वो तुलु वंश के थे, जिनका दरबारी कौन थे? तेनालीराम थे। राजा कृष्णदेव राय के दरबारी थे, तेनालीराम भी थे। ठीक है, और जिन्होंने अष्टदिग्गज, उनके दरबार के अष्टदिग्गज पढ़ते थे। अब इस चीज को भी क्लियर कर लेते हैं, ये भी बहुत दिक्कत करता है। अष्टदिग्गज अगर पूछा जाए अष्टदिग्गज किससे है, तो बहुत से सोचते हैं शिवाजी से है, राजा कृष्णदेव राय से। विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय से अष्टदिग्गज। दूसरा है अष्टप्रधान, छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित है अष्टप्रधान। और एक और आता है अष्टछाप। ये कंफ्यूज कर देते हैं स्टूडेंट्स को। अष्टदिग्गज राजा कृष्णदेव राय, अष्टप्रधान छत्रपति शिवाजी और अष्टछाप कृष्ण भक्त कवि थे। कृष्ण भक्त कवियों का समूह लिखते हैं, कवियों का समूह। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अष्टदिग्गज क्या था। राजा कृष्णदेव राय के दरबार के 8 विद्वान थे, याद रखना विद्वान थे। ये राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के 8 प्रधान, मतलब मंत्री कह सकते हो आप। जो 8 मुख्यमंत्री थे इनके, जो 8 मंत्रियों का समूह था वो थे अष्टप्रधान। ठीक है, अष्टप्रधान यानी 8 मंत्री, अष्टदिग्गज यानी 8 विद्वान और अष्टछाप यानी कवि। कृष्ण भक्त कवियों का 8 कवियों का समूह था। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। इतिहास में एक और ले लेते हैं कि एक बोधि वृक्ष चर्चा में रहेगा। बोधि वृक्ष
बोधि वृक्ष कौन सा वृक्ष है? जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो बोधि वृक्ष कहलाया। ठीक है, तो बोधि वृक्ष को कटवाया था गौड़ के राजा थे शशांक। गौड़ के राजा शशांक ने कटवाया था। पूछा जाता है कई बार, सीधा सा सवाल आ जाता है कई बार कि बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? तो गौड़ के राजा शशांक थे जिन्होंने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था भाई। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक और आता है भाई कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने लूटा था? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने लूटा? और लूटने के बाद नालंदा विश्वविद्यालय का जो पुस्तकालय था उसको आग के हवाले कर दिया, जिसमें जितनी भी सारी किताबें थी वो सारी जला दी गई। तो नालंदा विश्वविद्यालय को लूटने वाला और जलाने वाला था बख्तियार खिलजी। बोधि वृक्ष को कटवाने वाले थे शशांक, और बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को लूटा और सारी किताब वगैरह को जलवा दिया था। ठीक है भाई, बख्तियार खिलजी ने लूटा और पुस्तकालय को, लाइब्रेरी को जलवा दिया था। ठीक है भाई, ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद आते हैं भाई, हाँ जी, हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया क्या होता है? हाइपोथर्मिया, अगर शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, अगर शरीर का तापमान 110 डिग्री या उससे भी अधिक पहुंच जाए तो उस कंडीशन को हाइपोथर्मिया कहते हैं, जिसमें मनुष्य का बचना असंभव हो जाता है। तो हाइपोथर्मिया शरीर का तापमान बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाना। ठीक है, एक और इसी से मिलता जुलता समझना है, एक होता है हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया। एक होता है आपका मधुमेह। मधुमेह यानी कि शुगर या डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज जो होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी। और हाइपोग्लाइसीमिया जो होता है इंसुलिन की अधिकता। अगर इंसुलिन कम हो जाता है तो डायबिटीज या शुगर होता है, और अगर हाइपोग्लाइसीमिया होता तो इंसुलिन की अधिकता होती है तो हाइपोग्लाइसीमिया होता भाई। ठीक है भाई, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं भाई। एक और होता है, एक है एमनेशिया। एमनेशिया क्या होता है? एमनेशिया का मतलब होता है भूलने की बीमारी। व्यक्ति भूलना शुरू कर देता है चीजों को। एमनेशिया तो सभी को होता है, आप भी भूलते हैं, हम भी भूलते हैं, सभी भूलते हैं। आज हमने कोई चीज़ देख ली, हो सकता है 10 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 वर्ष, 5 वर्ष बाद उसको भूल जाएं। तो एमनेशिया का मतलब भूलने का रोग जो होता है वो एमनेशिया होता है। ठीक है, लेकिन अगर इसके साथ हाइपर लग जाए, हाइपर एमनेशिया, तो ये होता है ना भूलने की बीमारी, ना भूलने का रोग। ऐसा रोग जिसमें व्यक्ति कुछ नहीं भूलता तो उसे हाइपर एमनेशिया कहते हैं। एमनेशिया जिसमें भूलता है, और हाइपर एमनेशिया होता है जिसमें कभी कुछ नहीं भूलता। याद रखना, एमनेशिया हर किसी में थोड़ा बहुत होता है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। अब कोई किसी में ज़्यादा हो जाता है तो वो आमिर खान बन जाता है। वो फिल्म कौन सी थी, जो भी थी, ठीक है, जिसमें वो बार बार भूलता रहता था। तो ऐसी स्थिति में उसे एमनेशिया की ज़्यादा खतरनाक स्थिति हो जाती है। लेकिन हाइपर एमनेशिया ऐसा रोग है जिसमें व्यक्ति कभी कुछ नहीं भूलता। अब याद रखना भाई, ये भी रोग भी कुछ व्यक्तियों को होता है। विश्व में गिने चुने व्यक्तियों को ये रोग हो जाता है जिसमें व्यक्ति कुछ नहीं भूलता। लेकिन वो व्यक्ति, वो इंसान इस रोग को छिपा कर रखते हैं, वो दुनिया के सामने इसको जाहिर नहीं करते। क्योंकि देखिए, भूलना भी ज़रूरी है भाई। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे साथ, ज़िंदगी के कुछ ऐसे वाक़ये होते हैं जिन्हें हमें भूलने में ही फ़ायदा होता है।
चीज़ों को भूलना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा भूलते हैं तो पता चलता है हम किताब भी कि जो हम पढ़ रहे हैं वो भी याद नहीं है, तो वो भी बीमारी है। और ज़्यादा याद रखते हैं तो भी बीमारी है भाई। कबीर दास जी ने कहा था अति का बुरा ना बोलना, अति की भली न चुप। तो वो जो है अति तो किसी की भी अच्छी नहीं होती। एक्सेस जो होता है, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का होता है, वो गलत ही होता है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, एक सवाल बनता है कि जीरो मील बिंदु, ठीक है, जीरो मील बिंदु कहाँ है? तो भारत में जीरो मील बिंदु नागपुर में माना गया। नागपुर यानी महाराष्ट्र में माना गया। अंग्रेजों के टाइम में जीरो मील बिंदु नागपुर महाराष्ट्र में माना जाता था। उनके अकॉर्डिंग नागपुर से ही किसी चीज़ की स्थान की दूरी मापी जाती थी। पहले उस समय मील के पत्थर हुआ करते थे रस्तों में। तो मान लिया 5वां मील का पत्थर है, 5वां मील है, तो इसका मतलब वो स्थान नागपुर से 5 मील की दूरी पर है, ठीक है भाई। तो मील के पत्थर हुआ करते थे, तो वो नागपुर सेंटर माना गया था किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो जीरो मील बिंदु नागपुर। एक और आती है बिग इंच। एक बहुत अच्छा सवाल है, बिग इंच। बिग इंच कहाँ से संबंधित है? तो बिग इंच है अमेरिका यानी यूएसए से संबंधित है, अमेरिका। देखिए क्या हुआ था, अमेरिका में पाइपलाइन है जो बहुत अमेरिका के बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है। तेल की सप्लाई के लिए एक पाइपलाइन है, तो वो जो पाइपलाइन है उसका नाम है बिग इंच। तो बताया जाता है जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो बहुत सारे दुश्मन देशों की नज़र थी उस बिग इंच पर, क्योंकि ये जो बिग इंच है ये अमेरिका के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों में शुमार होती थी उस समय। इसी के द्वारा पूरे अमेरिका के एक छोर से दूसरे छोर तक तेल पहुंचाया जाता था। तो बहुत सारे दुश्मन देशों की इस पर नज़र थी कि इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो अमेरिका की जो तेल की सप्लाई है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, टूट जाएगी। तो बिग इंच पहले विश्व युद्ध के दौरान बहुत प्रसिद्ध रही थी। और बिग इंच किससे संबंधित है? यूएसए से, ठीक है। एक और है, एक शब्द आता है ग्लासनोस्त और पेरोस्त्रोइका। ग्लासनोस्त पेरोस्त्रोइका क्या है? तो देखिए रूस की, याद रखना, रूस की उदारवादी नीतियां थी ये। रूस की उदारवादी नीतियां का नाम था ग्लासनोस्त और पेरोस्त्रोइका। रूस के उस समय के राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचोव, जिन्होंने रूस में उदारीकरण को शुरुआत कराया था। तो मिखाइल गोर्बाचोव ने रूस में उदारीकरण शुरू कराया और उस उदारीकरण को उनकी सामान्य भाषा में कहा गया ग्लासनोस्त और पेरोस्त्रोइका। ग्लासनोस्त पेरोस्त्रोइका किस देश से संबंधित है? रूस से संबंधित है क्या? उदारवादी नीतियां है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद आ जाते हैं हम, एक शब्द आता अखल टेके। क्या है? अखल टेके घोड़े की प्रजाति होती है। क्या है? घोड़े की प्रजाति। विश्व में जो सबसे सुंदर घोड़े होते हैं वो अखल टेके प्रजाति के होते हैं भाई। अभी जिन भाइयों ने ये पहली बार शब्द सुने हैं या मेरे द्वारा इस चीज़ की जानकारी हो रही है तो वो एक बार गूगल में जाइए और अखल टेके लिखिए, और अखल टेके लिखकर इमेज पर चले जाइए। आपको घोड़े की जो शानदार तस्वीर दिखाई देगी, इमेज दिखाई देगी, आप समझ सकते हैं कि इसको सबसे सुंदर घोड़ा क्यों कहा जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ग से उतर कर ही घोड़े आ गए हों। बहुत शानदार लगते हैं देखने में। हालांकि देखिए हर प्रजाति में हर तरह के घोड़े होते हैं, लेकिन जब आप कई सारी इमेज देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा अखल टेके प्रजाति के घोड़े सुनहरे रंग के बहुत शानदार भी होते हैं भाई, ठीक है। तो अखल टेके घोड़े की प्रजाति है भाई। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक ले लेते हैं एक शब्द है कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी पुस्तक लिखी किसने? जिन्होंने हैरी पॉटर लिखी, जेके रोलिंग। कैजुअल वैकेंसी पुस्तक की लेखिका जेके रोलिंग।
ठीक है। कैजुअल वैकेंसी पुस्तक की लेखिका जेके रोलिंग। एक और पुस्तक का लिखेंगे हम, साइलेंट स्प्रिंग। पुस्तक का नाम है साइलेंट स्प्रिंग और इसके लेखक है रशेल कॉर्सन। दो पुस्तक लिख लीजिए। कैजुअल वैकेंसी पुस्तक जेके रोलिंग ने लिखी और साइलेंट स्प्रिंग रशेल कॉर्सन ने लिखी। रशेल कॉर्सन ने जो पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग लिखी है ये पर्यावरण से जुड़ी हुई है, एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई पुस्तक है, बहुत चर्चित है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। सॉरी, देखिए स्पोर्ट्स में भी उठा देते हैं हम। स्पोर्ट में देखिए जो तैराकी होती है, तो तैराकी का जो पूल होता है जिसमें तैरते हैं, उसकी जो लंबाई होती है वो 50 मीटर होती है। ये फिक्स होता है। ओलंपिक में तैराकी का जो पूल होता है वो 50 मीटर ही लंबा होगा। अगर 100 मीटर की तैराकी है तो एक बार आएगा और एक बार जाएगा, आना और जाना 2 बार होता है। ठीक, एक बार आना एक बार जाना। अगर 500 मीटर की, मतलब 500 होता नहीं, जनरली 400 मीटर की तैराकी है तो 400 मीटर में क्या होगा, 4 बार जाना है और 4 बार ही वापस लौटना है, तब 400 मीटर होगा। तो ये फिक्स होता है। ऐसा नहीं होता कि भैया पूल को 100 मीटर का बना दिया, 70 का बना दिया, ऐसा नहीं होता। फिक्स 50 मीटर ही बनाया जाता है ओलंपिक में के दौरान। ठीक है, जब हम बात तैराकी की करते हैं तो तैराकी के कई रूप होते हैं। ठीक है, एक होता फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक और बटरफ्लाई। ठीक है, तो 3 तरह की तैराकी मुख्य रूप से प्रसिद्ध है, फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक और बटरफ्लाई। एक सिंक्रोनाइज तैराकी भी होती है, उन सभी को छोड़ देते हैं हम। तो ये जो 3 स्टाइल है, कई बार पूछा जाता है फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक और बटरफ्लाई किससे संबंधित है, तैराकी से। लेकिन अगर फ्री स्टाइल की बात करें तो फ्री स्टाइल कुश्ती में भी होता है। फ्री स्टाइल में फ्री स्टाइल कुश्ती हो गई जैसे बोलते हैं हम, तो वो अलग अलग शब्द हैं। लेकिन अगर ये तीनों आ रहे हैं तो तैराकी से। एक सवाल और बहुत अच्छा बनता है इसमें कि बताइए तैराकी की कौन सी प्रतिस्पर्धा है जिसमें तैराकी चाल सबसे ज़्यादा होती है। देखिए, अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। मैं आपसे कहूँ कि आपको जहाँ पर आप हैं यहाँ से 5 किलोमीटर जाना है, लेकिन मैं कंडीशन लगा दूँ 5 किलोमीटर जाना है, खुला एरिया है, लेकिन मैं कंडीशन लगा दूं कि आपको एक हाथ और एक हाथ को आप एक पैर में, इस वाले हाथ को इस वाले पैर में बांधकर तब दौड़ेंगे, तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। मैं कंडीशन लगा दूं आपको दौड़ना तो है, लेकिन ये शर्त है कि आपके दोनों हाथ पीछे बंधे होंगे। ठीक है, तो भी आपकी स्पीड कम हो जाएगी। मैं कंडीशन लगा दूं आप दौड़ेंगे तो सही, लेकिन उल्टे दौड़ेंगे, मतलब चेहरा इधर होगा और दौड़ेंगे पीछे की तरफ को, तो भी आपकी स्पीड कम होगी। लेकिन मैं कह दूं कि आपको बस हमें ये देखना कि 5 किलोमीटर जल्दी कौन पहुंचता, आपकी इच्छा कैसे भी दौड़िए। फ्री स्टाइल का मतलब है आपके ऊपर डिपेंड है, कैसे भी दौड़िए। जब कोई कंडीशन ही नहीं है, आपको फ्री छोड़ दिया गया, तो इसका मतलब है इसमें स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। तो बहुत अच्छा सवाल बनता है कि तैराकी की कौन सी प्रतिस्पर्धा में तैराकी की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, तो आंसर क्या है, सिंपल सा, फ्री स्टाइल। ठीक है भाई, ठीक है। तो भाइयों, ये था आज का हमारा मिक्स जीके। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहूँगा कि आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि जैसे आज मैंने मिक्स जीके बताई, अगर आपको अच्छा लगता है तो ये कमेंट करिए कि मैं फिर मिक्स जीके के टॉपिक बार बार लाता रहूँ। ठीक है, सब्जेक्ट भी लाते रहे, मिक्स जीके भी लाते रहे, सब्जेक्ट भी और मिक्स जीके भी। और अगर आपको लगता है कि ऐसे नहीं लाना तो मैं सब्जेक्ट वाइज चल ही रहा हूँ भाई, कमेंट करके ज़रूर बताइए भाई। और आज की वीडियो में इतना ही भैया, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जय हिंद भाइयों।